नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका WDA डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऑनलाइन जो क्लासेस चालू की हुई हैं उसमें पेपर सेट का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं आपके लिए। सर ने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि टेक्निकल के लिए जो भी क्लासेस होगी हम सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लास लेके आएंगे। मैं आपके लिए आज फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आया हुआ हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं और कई बार आप कंफ्यूजन में उसकी गलती कर देते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे ले जाने से पहले उसमें जो कुछ बेसिक चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहली चीज है आपका कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में आप जानेंगे। तो एटम क्या होता है, आप देखो, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी एटम है वो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप देखो, एटम का स्ट्रक्चर होता है कि उसके सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को मिला के एक वर्ड है न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये जिसके अंदर में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर कौन रहते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका एनर्जी कितना होगा, इसके बारे में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, एटम का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं और ये अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों की कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो निगेटिव चार्ज होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसलिए प्लस। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। अब इसके मास पे एक बार डिस्कशन करते हैं कि मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बात, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाद में हम जब फोर्स और न्यूटन्स लॉ डिस्कस करेंगे तो या ग्रेविटेशन भी डिस्कस करेंगे तो किसी एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है, -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, कई बार ना कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि सर ये माइनस का 28 kg है। एक्चुअली वो ग्राम में दिया हुआ रहता है। अगर ग्राम में देगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा, 10⁻28 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो इसका भी मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। करीब करीब न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास है वो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कई बार आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इन तीनों में से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कौन सा कण है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्यों, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा मास है न्यूट्रॉन का, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, जिसका मास सबसे ज्यादा है। इसकी खोज किसने की थी, ईटा पग नाचे। आप याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन के लिए कौन डिस्कवर किया था, ईटा। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, टी से थॉमसन है। प्रोटॉन का क्या है, पग, पी से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन। कई बार आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड दिया हुआ रहेगा तो आप रदरफोर्ड टिक कर देंगे। न्यूट्रॉन का नाचे, नाचे से नौ से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, नौ से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये है इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन साहब और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, याद रखेंगे आप।
अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पे ही हमें फोकस करके रखना है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही चार्ज का मतलब चार्ज फ्लो होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सर्किट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वही फ्लो होता है। एक्चुअली में जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव करेगा नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मूव करता है। तो देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, किसी भी न्यूक्लियस में आप अगर मेटल के पे डिस्कशन करो, जो मेटल है वो कौन कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? पहला वाला ग्रुप है, मतलब पहला ग्रुप पहला कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये दोनों कॉलम है। इस दोनों कॉलम में एक अल्कली मेटल है और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट में जनरली एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में एक और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आप देख लो एग्जांपल के लिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281। पोटेशियम है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 19। क्या हो जाएगा आपका? 2881। मैग्नीशियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 282। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में या तो एक या तो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो ये फ्री स्टेट में करीब करीब फ्री स्टेट में होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग कमजोर होती है इनकी। अब बॉन्डिंग कमजोर होगी, फ्री स्टेट में होंगे तो क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या मूव करती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पास होना है किसी भी कंडक्टर में, आप देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन ये है, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन है वो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज की कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार। चार्ज क्या है? चार्ज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाई, फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाई, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो आप मैनेज करना, विच इज डिफाइंड बाई एक्सेस और विच इज डिफाइंड बाई एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस को ही क्या आप बोलते हो? कि चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज निकल गया उसके अंदर से, तो ज्यादा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका क्या मतलब है? कि निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। बाकी देखते हैं इसका कि जो मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है चार्ज की, ये क्या होती है? तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। अगर इसकी सीजीएस यूनिट पूछता है तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम्ब। इसकी एक और भी यूनिट होती है, चार्ज की एक और भी यूनिट होती है, और वो क्या होती है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड, और इसी एम्पियर सेकंड को आप कूलम्ब बोल सकते हो। ठीक है, अब ये चार्ज पॉजिटिव निगेटिव वर्ड जो चार्ज के लिए था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो निगेटिव है, प्रोटॉन के लिए जो पॉजिटिव है, तो चार्ज के लिए निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किया था। ठीक है, और थेल साहब भी चार्ज को लेके कुछ कुछ अपना स्टेटमेंट दिए, जिसको आप अगर पढ़े होगे इलेक्ट्रोस्टेट में तो उसमें आपने पढ़ा होगा। क्या उन्होंने बताया था थेल साहब ने? कि अगर कांच का टुकड़ा है कोई, ये लो ये कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े को अगर आप रेशम के कपड़े के साथ
रेशम के कपड़े के साथ कांच के टुकड़े को अगर रगड़ते हो तो क्या होता है, कांच के टुकड़े पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कांच है और ये है रेशम, मतलब सिल्क है, ये ग्लास है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, रेशम में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। सेम ऐसा ही था एक और भी कि एबोनाइट की छड़ को जब फर के साथ, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हो आप, एबोनाइट की छड़ को अगर फर के साथ रगड़ते हो, ये एबोनाइट है, एबोनाइट की रड को, तो क्या होता है, यहाँ से फर से निगेटिव चार्ज एबोनाइट की छड़ पे आ जाता है। तो एबोनाइट छड़ पे निगेटिव चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से आप देखें कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चार्ज एक्चुअल एक और भी इसकी चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज ना क्वांटाइज होता है। चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका क्या मतलब है, तो चार्ज क्वांटाइज होता है इसका मतलब है ना कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि 1/2 चार्ज हो गया, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन हो गया या 3/5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे नहीं कभी भी मिलता है। चार्ज क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज n इंटू इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। ये भी दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की एक और भी आप जानते होंगे, ये बहुत मतलब कॉमन है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा चार्ज के बारे में और क्या जानना है आपको कि चार्ज अगर किसी, चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही देख रहे हैं। अच्छा, कभी भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। मूव कौन कर रहा है, ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ट्रांसफर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मतलब निगेटिव चार्ज घट गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आया तो इसका मतलब क्या है कि निगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज घट गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है, तो जैसे आप ना ग्रेविटेशनल लॉ देखे होंगे वैसे ही सिमिलर ही कूलम्स लॉ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ में आप क्या देखे थे कि जो अर्थ फोर्स लगाती है, अगर आपको मतलब पता होगा पहले से, तो अर्थ अगर फोर्स लगाती है वो क्या होता है, बॉडी के मास के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करीब करीब सेम वैसा ये भी है, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आप मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, ये चार्ज भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। फोर्स एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आपका कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। यहाँ से डिस्टेंस मान लो ये कितना है, r है। अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स है कूलम्स लॉ के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का, मतलब Q1 इंटू Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो अगर आप लिखोगे F इक्वल टू कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और K की वैल्यू एक्चुअली में कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फोर्स देख लिए कूलम्स लॉ के अनुसार कि फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं हम इसका कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है आप बताओ। तो कंडक्टर बोलते हैं वैसे मटेरियल को जिसके अंदर
चार्ज इजिली फ्लो कर जाए, वैसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज इजिली फ्लो करे उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो सारे ही कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है? चार्ज का मूवमेंट। तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब उसके अंदर चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी उसके अंदर से, ठीक। तो जो भी मेटल है उनके अंदर क्या होता है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी कंडक्टर है आपका, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है आपके कंडक्टर का? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कॉपर हो जाएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल है चांदी, सिल्वर आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपका और भी एग्जाम्पल है कौन कौन से यहाँ लिखा हुआ है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कंडक्टर के। अब आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सबसे जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा है? तो सबसे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कौन? चांदी, सिल्वर, जिसका सिंबल Ag होता है। तो Ag सबसे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि अगर ये सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है तो वायर में इसको क्यों नहीं यूज कर लेते आप? तो इसलिए आप इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत महंगा महंगा होता है। अब महंगा होगा तो आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाने में कितना खर्चा आ जाएगा? बहुत खर्चा आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब दूसरा देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इजिली चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी अगर चार्ज नहीं फ्लो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? इंसुलेटर के। थर्ड क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप किसको बोलते हो? तो जिसके अंदर कंडक्टर की और इंसुलेटर की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर से भी ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चिप का निर्माण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो किसका यूज किया जाता है, उसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो और भी इसका क्या एग्जांपल है? सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जर्मेनियम है, इसका एग्जांपल सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन आप याद रख सकते हो कि सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। और सिलिकॉन तो मतलब आपके एग्जाम में भी मैं बोला कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अर्थ जितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? एक चार्ज दूसरे चार्ज को, मतलब कि टेस्ट चार्ज को जितनी डिस्टेंस तक, जितनी एरिया तक या तो अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए, उस पूरे रीजियन को क्या बोलेंगे? उस पूरे रीजियन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितनी दूर तक? तो आप देख लो, जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था कि फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब R की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर के डिवाइडेड बाई इन्फिनिटिव होगा तब जाके उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि R मतलब दो चार्ज के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो अगर इन्फिनिटिव हो जाएगा तब जाके फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि इन्फिनिटिव तक जो चार्ज है दूसरे चार्ज पर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। भले जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम होते जाएगी, लेकिन वो इन्फिनिटी तक उस पर अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। तो जितने रीजियन तक अपना इफेक्ट डालता है उस रीजियन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो कैसे डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक करंट को? तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे आप डिफाइन करते हो? इलेक्ट्रिक करंट को I से आप शो करते हो, और ये क्या होता है? I फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होगी वो SI यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की? इसकी जो SI यूनिट होगी वो हो गई कूलम्ब पर सेकंड। अब कूलम्ब पर सेकंड को ही आप क्या बोलते हो? कूलम्ब पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। तो याद रखना करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक इसका जो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटिव से किसी भी चार्ज को लाने में किया गया जो वर्क डन है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको डिनोट करते हो आप V से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन्फिनिटिव से किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन मीटर। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी ऐसा यूनिट हो गई, इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। और न्यूटन मीटर पर कूलम्ब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे वोल्ट, इसी को क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछे तब भी उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अगर करंट की यूनिट पूछे तो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब सब टॉपिक ही है वो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन हुआ उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो दो अलग अलग पॉइंट पे या दो अलग अलग चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, मतलब कि दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, मान लो इसको डेल्टा V से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा V2, मतलब दूसरा चार्ज के लिए वर्क डन माइनस V1, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी एग्जांपल पूछता है, मतलब एग्जांपल नहीं अगर यूनिट पूछता है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ हर किसी को पता रहता है क्योंकि 9th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ना था। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम है, ओम साहब कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या क्या मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घटेगा। आपको पता है मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो हमने हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो V इक्वल टू आ गया I इंटू कॉन्स्टेंट टर्म आ गया R। यहाँ पे इस R कॉन्स्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, इस कॉन्स्टेंट टर्म को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मेटल की या वायर की वो प्रॉपर्टी है जो मतलब चार्ज को या करंट को अपने से फ्लो होने से रोकती है, रजिस्ट करती है। यहाँ पर V क्या है, V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, I है आपका करंट, यहाँ पे I है करंट, I है करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। अब एक बार मैं एक सर्किट में आपको दिखा देता हूं कि ये रेजिस्टेंस, ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पे बना रहा हूं आपको। आप देखो ये सर्किट है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आपके पंखे का, बल्ब का, किसी का भी, फ्रिज का। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये वायर है जिसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है। तो आप कभी भी दर्शाओगे तो कैसे दिखाओगे, ये करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला सिरा है, मतलब दो पोटेंशियल है यहाँ पे, एक ये और ये एक निगेटिव वाला। तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी बैटरी में आप देखे होगे लिखा हुआ रहता है 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो एक्चुअली में वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको दिखा दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I और रेजिस्टेंस R। सबकी यूनिट भी देख लो आप। इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसका नोटेशन क्या होता है, कुछ ऐसा इसका नोटेशन देते हैं, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आया था कि रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताया कि ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी भी वायर की, जिससे वो जिस मटेरियल से वायर बना हुआ है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से कितना रोकता है, कितना रजिस्ट करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस में। देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आता ही आता है और आप कई बार उससे गलती कर जाते हो। हम देखते हैं इसका क्या है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसकी लेंथ का, वायर की लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, अब वायर होता है, उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप का वायर होता है। तो एरिया की जगह पे आप चाहो तो वायर का एरिया, सर्कुलर शेप का एरिया लिख सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए का। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो इसकी जगह पर क्या आता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब यहां से 2-3 जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं एक बार। पहला क्वेश्चन, आर जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम। दूसरा क्वेश्चन, ये रो है, रो को क्या बोलते हैं, तो रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। आर है रेजिस्टेंस, ये रो क्या है, रजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो आप देख लो, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और इसकी यूनिट क्या थी, आर की, ओम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। एक मीटर से मीटर कैंसिल। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर पूछता है तो ओम, रजिस्टिविटी की यूनिट पूछता है तो ओम मीटर। याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि दोनों ही सिमिलर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे और क्या क्वेश्चन आता है, इससे एक और क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार आपसे पूछता है क्या, कि अगर आप लेंथ को दुगुना कर दो, वायर की लेंथ को दुगुना कर दो तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को आधा करोगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लेंथ को दोगुना करोगे रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, लेंथ को 5 गुना कर दोगे रेजिस्टेंस 5 गुना हो जाएगा, लेंथ को 1/5 टाइम्स कर दोगे रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो एरिया को अगर आपसे ये नहीं पूछता है कि एरिया को घटा दोगे बढ़ा दोगे, कई बार अगर पूछ भी लेता है तो एरिया को जितना आप बढ़ाओगे, अगर 2 गुना करोगे 2 टाइम्स एरिया करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको 4 टाइम्स बढ़ाते हो, 4 गुना एरिया करते हो तो ये r/4 हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए बोलता है कि अगर रेडियस को आप 2 गुना कर दो तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो, रेडियस को जो ही दुगुना करोगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब है 2r का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, मतलब कि 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेडियस को 3 गुना कर दो तो 3 3 जा 9, 3 का 9, और ये रेजिस्टेंस कितना गुना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आप अगर ये याद रखोगे तो आप इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहां से एक और भी क्वेश्चन आता है क्या, कि जो रजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी उसकी अलग प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते थे ये मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कई बार आपको सर्किट बना के दिया हुआ रहता है। ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस को 2 टर्म में जोड़ा हुआ रहता है, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले आप पहचानना सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, और तब आप फाइंड आउट करना सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपके ना गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप इस बार इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो पहला देखते हैं कि आप पहले पहचानना सीखिए कि किसको बोलेंगे सीरीज में है और किसको बोलेंगे कि पैरेलल में है। मैं आपको बताता हूं, आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस यहां पे जुड़ा हुआ है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है
और ये बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है जिसका R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे करंट I है, यहाँ पर वोल्टेज V है। अब आप क्या बोलोगे, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? तो आसानी से देख के कोई भी बता देता है कि सर ये ना सीरीज में है। जो ही मैं रेजिस्टेंस एक और इधर जोड़ देता हूं, लोग कंफ्यूजन में होना चालू हो जाते हैं। जो भी बच्चे हैं वो कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं जो ही मैं रेजिस्टेंस को इधर जोड़ता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 और ये R3। अब उनको दो ये पैरेलल लाइन दिखती है तो वो बोलते हैं कि सर ये पैरेलल में है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सर्किट में करंट ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो आप देखो यहां से करंट फ्लो होना चालू हो रहा है, इस पॉइंट से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इस रेजिस्टेंस से पहले करंट फ्लो हुआ, फिर R2 से फ्लो हुआ, वापस से इधर आ रहा है, कहीं भी करंट का ब्रेक नहीं है। तो जब करंट कहीं पे नहीं टूटता है तो उसको क्या बोलते हो, सीरीज कनेक्शन बोलते हो। इस वाले में भी देख लो, यहां से करंट फ्लो होना चालू हुआ, पहले R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, फिर वापस बैटरी में। आप देख रहे हो कि कहीं भी करंट टूट नहीं रहा है ना, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक बार आप डिस्कस कर लो पैरेलल कनेक्शन का। देखते हैं, ये मान लो कोई एक R1 है, यहां पर R2 और ये हो गया आपका तीसरा R3। आप देखो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो करंट है I या वोल्टेज V, ये R1, R2, R3। आप देख पा रहे हो कि करंट जो ही यहां से फ्लो होना चालू होता है, मान लो ये पॉइंट अगर A है तो A पॉइंट पर आने के बाद करंट 3 पार्ट में टूट जाता है। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। मान लेते हैं इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I3 करंट फ्लो हो रही है। ये तीनों ही करंट मिला के किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी। लेकिन ये करंट क्या है, कम और ज्यादा 3 पार्ट में बढ़ चुकी है। तो अगर करंट टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है किसी भी पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अगर करंट ब्रेक हो जाती है किसी भी पॉइंट पे तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पैरेलल और सीरीज में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहां से क्या जनरेट हो सकता है कि क्या चीज कांस्टेंट होता है सीरीज में और क्या कांस्टेंट होता है पैरेलल में। तो सीरीज में आप देखो करंट सेम होती है, करंट कहीं पे नहीं टूट रहा है, तो क्या डिफरेंस होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज हर जगह समान नहीं होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है तो, और B और C के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। जबकि करंट सेम होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं होगा। जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या है, करंट तो आप देखो डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन क्या नहीं डिवाइड हो रहा है, तो वोल्टेज नहीं डिवाइड हो रहा है। यहां दो सिरे हैं, पहला और दूसरा, ये तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए ये दो सिरे हैं, ठीक है। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सबके लिए सेम वोल्टेज है। करंट सबके लिए अलग अलग, वोल्टेज सबके लिए सेम। इसमें करंट सबके लिए सेम और वोल्टेज सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझ गए, ठीक। अब आप देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई बार आपको पूछता है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, इन दोनों को अगर आप हटा दो तो इनकी जगह पे जो रेजिस्टेंस लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। अगर आपको सीरीज में पूछता है तो आपको सिंपल निकाल देना है। क्या निकालोगे, जो R इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि R1 और R2 की जगह पे होगा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2। सीरीज कनेक्शन होगा, सिंपल सिंपल आपको जोड़ देना है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर आपको पैरेलल कनेक्शन दिया है तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर ये 2 से ज्यादा है तो आप लिखोगे प्लस 1/R3, 4 है तो 1/R4 लिखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप गलती कहां पे कर जाते हो, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हो और वही ऑप्शन में दिख जाता है, आप आंसर टिक कर देते हो। आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी हुई रहती है,
तो आप उसको क्या करोगे, जस्ट उल्टा कर दोगे। जैसे मान लो कि आपने सॉल्व किया और आपके वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की 1/3 ओम, तो आप 1/3 पहला ऑप्शन दिखता है उसी को आप टिक कर देते हो, जबकि आपको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही कि अगर मान लो इसकी वैल्यू इतनी आई तो कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आप यहां से सॉल्व कर लिए। अब यहां से और सीरीज पैरेलल से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जो घर है ना, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर लगा हुआ होता है, आप जो कनेक्शन देते हो ट्यूबलाइट को, पंखे को, टीवी को, फ्रिज को, वो किस में कनेक्ट होता है, मतलब उसका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, एक जगह कहीं से अगर कनेक्शन कटा, मान लो यहां से टूट गया कनेक्शन, तो पूरी सीरीज में पूरी सर्किट आपकी खत्म हो गई, ना आपका बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ना आपका पंखा चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। जो हाउस होल्ड सर्किट होती है कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या फायदा है, मान लो आपने करंट यहां से फ्लो कराया, कोई एक जगह से वायर कट गया, तो आपका ये बल्ब है, मान लो बल्ब नहीं चल रहा है लेकिन आपका पंखा चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। ठीक है ना, आप देखते हो ना, अगर आपका पंखा खराब हो गया या पंखे में लाइट नहीं जा रही है तो बल्ब जल रहा होता है ना, क्यों जल रहा होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन ही अलग से है। तो ये जो हाउस होल्ड सर्किट है वो किस में कनेक्ट होती है, तो पैरेलल कनेक्शन होता है हाउस होल्ड सर्किट में। अब यहां से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो बल्ब होता है, वो बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो किसकी बनी हुई होती है, बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन की बनी हुई होती है। टंगस्टन की क्यों बनी हुई होती है, क्योंकि बल्ब से हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए, ज़्यादा रोशनी चाहिए। तो ऐसी सब्सटेंस का, ऐसे मटेरियल का फिलामेंट बनाएंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फिर एक बार मैं डिस्कस करूंगा बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, जो आयरन होता है उसके बारे में। तो मुझे लगता है आप ये सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका जो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े उसका। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/25, ऑप्शन नंबर बी है 1/5, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो क्वेश्चन आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R। इस वायर को बोल रहा है कि 5 पार्ट में कट किया गया है, तो 5 पार्ट में कट किया जाएगा। तो अभी मैं आपको उसमें थोड़ी देर पहले बताया था कि R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। 5 पार्ट में कटेगा तो लेंथ 5 पार्ट में हो जाएगी, L है तो L/5 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स घट जाएगी, तो 5 टाइम्स घट जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। अब बोल रहे हैं कि ये 5 पार्ट में जो रजिस्टर है उसको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो देखते हैं 5 रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बोलता है कि अगर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आता है तो बताओ कि रेशियो क्या होगा। तो आप 5 बना लो, ये लो पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये बना देते हैं तीसरा, ये हो गया आपका चौथा रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका 5वां रेजिस्टेंस। ये 5 रेजिस्टेंस हो गए आपके। ये पांचों रेजिस्टेंस बोल रहा है कि आपको किस चीज में कनेक्टेड है, ये पांचों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। तो ये लीजिए हमने पांचों रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पैरेलली। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका भी R/5, इसका भी R/5, ये भी हो गया R/5, ये भी R/5 और ये भी R/5। बोलते हैं कि इसका इक्विवेलेंट अगर R डैश है तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। आपको मैं अभी सिखाया था कि जो पैरेलल में रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए,
1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। चूंकि 5 रेजिस्टेंस हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। निकालिए कितना आ रहा है। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा, R1 की जगह पे R/5, R2 भी, R3 R4 R5 सब सेम है तो यहाँ पर लिख दो 1/R/5। R2 की जगह पर भी लिख दो 1/R/5, R3 के भी जगह पर R/5, R4 के भी जगह पर R/5 और वैसे ही R5 के भी जगह पर हो गया आपका 1/R/5। अब आप निकालोगे R इक्विवेलेंट तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये 5 चला जाएगा ऊपर तो क्या होगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ये हो गया आपका। अब आप एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया आपका R। अब ये 5 जोड़ दो कितना आ गया 5 5 5 5 5 कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई R। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25/R। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपकी R/25। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है R डैश है, तो मतलब ये वैल्यू क्या है R डैश है। अब बोल रहे आप बताओ कि R और R डैश का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है R/R डैश क्या होगा। तो आप देखो हम निकालते हैं R/R डैश। तो R की जगह पर क्या है, R की जगह पर तो R ही है, R डैश की जगह पर क्या है R/25। ये हो गया R/25। अब क्या होगा 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 25R/ ये R से R कैंसिल, रेशियो कितना आ गया 25। आपका ऑप्शन नंबर डी था इसमें 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से इसको किसी और दिन आपके लिए लेक्चर लेके इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है वो क्या है। टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जब हीट फ्लो होगा, जब आपको करंट फ्लो होगा किसी भी वायर में, ये तो क्या होगा हीट जनरेट होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा फ्लो होने से रोकेगा, तो हीट जनरेट होगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जूल साहब ने, इसकी खोज की थी जूल ने। अब जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट होती है तो उसको देखते हैं कितना वैल्यू होती है उसकी। तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी H इज इक्वल टू कितना होगा, H इज इक्वल टू होगा R² RT, H इक्वल टू होगा I² इंटू R इंटू T। इतनी हीट जनरेट होती है, ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब आप देखो अगर यहां पर I क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है और T क्या है टाइम है। लिख लो एक बार, यहां पर H क्या है, H है हीट, H है हीट लिबरेटेड, I क्या है, I है यहां पर करंट, I है करंट, R क्या है, R है आपका रेजिस्टेंस और T क्या है, T है आपका टाइम। टाइम किस चीज में ध्यान रखना सेकंड में, ठीक है। तो इतनी हीट लिबरेट होगी। अब कई बार क्या है ना आपको यहां पर I है मतलब करंट है और रेजिस्टेंस है, तो कई बार I और R की जगह पे किसी एक को हटा के उसकी जगह पर वोल्टेज ऐड कर देगा।
तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद है V = IR, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। जैसे देखते हैं, आप देख लो एक बार, मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। क्या है यहां पे, आप देखो I को अगर चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो किसके फॉर्म में, I को हटा सकते हो, उसकी जगह पर लिख सकते हो V/R आसानी से। तो I को हटा दो, वहां पे लिख दो V/R, तो क्या हो जाएगा, H = हो जाएगा, I की जगह पर लिख दोगे V/R, तो इसका स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब कितना हो गया ये, V² डिवाइडेड बाई R इंटू R इंटू T, R से R कैंसिल, तो हीट लिबरेटेड कितना हो गया, V² इंटू T। अगर आप V और T के फॉर्म में लिखना चाहो तो हीट की वैल्यू कितनी आएगी, V² इंटू T। वही अगर आप इसको R को हटाना चाहो, इसकी जगह पर आप V और I के टर्म में लिखना चाहो, तो क्या आएगा फॉर्मूला इसका। तो अगर आप R को रिप्लेस करना चाहो यहां से, तो V = आपका फॉर्मूला क्या था, V = I इंटू R। अब R को क्या लिख सकते हो, R को लिख सकते हो V/I के फॉर्म में, R को लिख सकते हो V/I के फॉर्म में। तो यहाँ R की वैल्यू लाके पुट कर दो, R की वैल्यू पुट करोगे तो H कितना आएगा, H = कितना है, I² R इंटू T। तो I² की जगह पर लिख दिया I², R की जगह पर क्या लिख दिया, R की जगह पर लिख दो V/I, R की जगह पर आप लिख दिए V/I इंटू, यहाँ पर T की जगह पर लिख दिया T, एक I से एक I कैंसिल हो गया, H की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हीट कितना लिबरेट हुआ, I इंटू V इंटू T। तो कई बार ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि हीट लिबरेट कितना होगा, और आपको ऑप्शन में दिया रहता है V इंटू I इंटू T। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीनों ही तरीकों से कि मतलब 3 अगर अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है हीट लिबरेटेड का, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करोगे आप, इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। क्या है इलेक्ट्रिक पावर, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंज्यूम एनर्जी। तो कंज्यूम एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी हीट लिबरेट हो रही है, क्या वैल्यू था उसका, V इंटू I इंटू T पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम, तो टाइम से आप डिवाइड कर दोगे इसको, T से T कैंसिल हो गया, कितना आ गया इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर आ गया V इंटू I। अब कई बार अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर जो है इसकी यूनिट कितनी है, तो आपको पावर की यूनिट पता है कितनी होती है, वॉट, या आप किलोवाट भी लिख सकते हो। तो इसकी यूनिट होती है वॉट या किलोवाट। कई बार आपको पूछता है जैसे मशीन रहता है उसका या अदर चीज का पावर की यूनिट क्या होती है, तो हॉर्स पावर में भी इसकी यूनिट होती है। तो पावर की एक और भी यूनिट क्या है, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, एक हॉर्स पावर में होता है कितना, 746 वॉट, 746 वॉट। अब एक और भी टॉपिक रह गया इसमें आपका, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी यूनिट जनरली पूछता है। जो आपके हाउस होल्ड में एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, आपके घर में बिजली बिल आता है, जनरली वो बिजली बिल किस चीज में आता है, बिजली बिल आपको आता है कि आपने 100 यूनिट यूज किया, 200 यूनिट यूज किया, एक्चुअली में वो क्या आ रहा होता है आपके पास। तो टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो लिख लो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरली इसका क्या पूछता है आपसे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा अगर किलोवाट आवर तो किलोवाट आवर, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा वॉट आवर तो आप वॉट आवर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं दिया रहेगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर। मैं लिख देता हूं यहां पर किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर को एक्चुअली ये जूल ही है, किलोवाट आवर को चाहो आप तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, कितना जूल होगा, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अब आप किलोवाट को क्या करो, वाट में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट। ये हो गया 1000 वाट इंटू ये आवर दिया हुआ है, इसको आप सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3600 सेकंड, ठीक है। ये कितना आ गया, 1000 इंटू 3600 वॉट सेकंड, वॉट सेकंड। ये कितना हो गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 36 इंटू 10⁵
वॉट सेकेंड, या आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶। वॉट सेकेंड को आप क्या लिख दोगे? जूल। तो 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अच्छा, वाट और वाट इंटू सेकेंड को मैं जूल कैसे लिख दिया? तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। ये पावर होता है वॉट। सेकेंड को इस साइड लेके आओ तो वॉट इंटू सेकेंड, यही क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वॉट सेकेंड की जगह पर क्या लिख दिया? जूल लिख दिया। तो 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू कितनी हो गई? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कई बार डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में, जैसे हीटर है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे बल्ब है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका डिस्कशन करते हैं। आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पहली चीज है जो डिस्कस करते हैं हम, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपसे क्या क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? पहला तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? आर्गन गैस भरी हुई होती है, वो इनर्ट गैस होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका अंदर का जो वायर है वो किस चीज का बना हुआ होता है, मतलब कि उसका फिलामेंट वायर किस चीज का बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट वायर है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है, करीब 33 या 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है? पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल किसकी बनी हुई होती है? नाइक्रोम की बनी हुई होती है। क्यों नाइक्रोम की बनी होती है? क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होगी तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा तब क्या होगा? तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? वो पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर हीट प्रोड्यूस करता है, किस एनर्जी की मदद से? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट एनर्जी में। तीसरा, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? पहली बार ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन की जो तली होती है, जो निचला पोर्शन होता है, वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो वो माइका का बना होता है, अभ्रक का बना होता है। क्यों? माइका की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, जबकि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आप देखोगे गुड कंडक्टर हीट का रहेगा तभी वो गर्म होगा, तो आप इस्त्री कर सकते हो, आयरन कर सकते हो। बैड कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहेगा तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, नहीं तो करंट लगने के चांसेज हैं। तो ये हीटर इलेक्ट्रिक आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन, हीटर में और इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो कॉइल लगी हुई होती है, वो कॉइल को ऐसे कॉइल रोटेट फॉर्म में क्यों होती है? ऐसे कॉइल रोटेट फॉर्म में क्यों होती है? पहला। दूसरा, इसका क्या क्वेश्चन है यहाँ से, ये जो वायर है ये थिन वायर क्यों होता है? थिन वायर क्यों होता है और ये राउंडेड शेप में क्यों होता है? तो थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे तो हीट जनरेट करानी है हमें, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या करना है? हीट जनरेट करानी है। हीट जितना ज्यादा जनरेट होगा उतना ही ठीक बात है। तो इसका मतलब कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा वायर की लेंथ को कम जगह में समेटने के लिए ही क्या किया जाता है? इसको कॉइल फॉर्म में ऐसे रोटेट किया हुआ रहता है। दूसरा सवाल, इसकी जो
वायर की जो थिकनेस है वो बहुत थिन वायर है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रेडियस कम करना पड़ेगा। तो इसलिए वायर की रेडियस को क्या करते हैं? कम करके रखते हैं। वायर की रेडियस कम रहेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और भी आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है वो किस में की हुई रहती है? तो वो पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में मैं आपको बताया था कि अगर एक जगह कनेक्शन कटता है तो आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो चलिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। क्या है पहला इंस्ट्रूमेंट? है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या है? तो गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जिससे आप क्या करते हो? पूरे सर्किट में करंट को डिटेक्ट करते हो कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसको आप डिटेक्ट करोगे। दूसरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका अमीटर। अमीटर क्या काम करता है आपका? अमीटर से आप क्या मेजर करते हो? करंट मेजर करते हो। तो अमीटर के बारे में कुछ कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। क्या नोट करोगे? तो पहला है कि जो अमीटर है वो अमीटर से क्या मेजर करते हो? तो पहला है कि करंट मेजर करते हो। दूसरा पॉइंट अमीटर के बारे में क्या याद रखोगे? कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है। कई बार पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है अमीटर की। तो अमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ये लो रेजिस्टेंस का वायर होता है। अमीटर मतलब लो रेजिस्टेंस का होता है, इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। अच्छा, रेजिस्टेंस लो नहीं होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस अगर लो नहीं होगी तो ये अपने अंदर से तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, या कम करंट फ्लो होगा, तो आप एक्चुअल करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? अमीटर की लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। थर्ड, आप अमीटर के बारे में क्या चीज डिस्कस करोगे? अमीटर के बारे में जो थर्ड चीज है वो है कि जो अमीटर है ये पूरी जो सर्किट है उस सर्किट में किस में कनेक्ट रहता है ये? तो अमीटर पूरी सर्किट में किस चीज में कनेक्ट रहता है? सीरीज में कनेक्ट रहता है। सीरीज में कनेक्ट रहता है। अब क्यों सीरीज में कनेक्ट रहता है भाई? तो आप देख चुके हो कि पैरेलल किसको बोलते हो? जिसमें करंट डिवाइड होता है। तो करंट अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या पूरी करंट को मेजर कर पाएगा? नहीं मेजर कर पाएगा। इसलिए ये सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और इसको करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, ताकि ये टोटल करंट को मेजर कर पाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, आइडियल चीजें तो मिलती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो अमीटर से आप करंट मेजर करोगे वो करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कुछ कम वैल्यू ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? थर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपका अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हो? चलिए यहां देखते हैं, लिख लेते हैं एक बार। वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हो? वोल्ट मीटर से आप मेजर करते हो पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो वोल्ट मीटर से। दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, याद रखोगे आप। थर्ड, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होता है पूरे सर्किट में वो इसका कनेक्शन क्या होता है? तो ये जो कनेक्ट रहता है ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है वोल्ट मीटर का? क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तो आपको मैं बताया था कि सीरीज में कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं होता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ए से बी तक वोल्टेज ड्रॉप होगा, बी से सी तक होगा, सी से डी तक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये पूरे वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है? आप देखो, पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन में ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या है आप देख लो। पैरेलल कनेक्शन में आप देखो कि जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सेम वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो ये पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज सेम होगा। ठीक, इसलिए ये जो वोल्ट मीटर होता है ये किस चीज में कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, एक और इंस्ट्रूमेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं वो है ट्रांसफार्मर। तो डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर का कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, कई बार आप गलती कर जाते हो, क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप ना उसको लिख देते हो। कितने बच्चे मैं देखा मेरे को बता दिए क्लास में कि
सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली में ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है? तो वो लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, लो वोल्टेज हाई अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज लो अल्टरनेटिंग करंट में, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? उल्टा। मतलब एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, लो वोल्टेज हाई अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज लो अल्टरनेटिंग करंट में, और हाई वोल्टेज लो अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज हाई अल्टरनेटिंग करंट में। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। दूसरा एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर से कि ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी हुई होती है? तो ध्यान रखना, इसको याद रखना, नरम लोहे से बनी हुई होती है। तो यहां पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। इसका ये 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी उसमें दिक्कत हो, ताकि मुझे भी तो समझ में आए, इतनी मेहनत किया तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और नीचे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कोई भी दूसरा टॉपिक अगर आपको लगता है कि छूट गया है, तो उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।